अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और स्पोर्ट्स 360 की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं कर्नल नौशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अवैस, थैंक यू, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। हमने आज आपको भी आज अपना बुलाया यहाँ पर ईद पे, हम आपको आराम नहीं करने दे रहे। हमने कहा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज है, उस पर बात की जाए। लेकिन आज जैसे सब आप जानते हैं कि ईद का तीसरा दिन भी और एक बड़ी ज़बरदस्त अपना इस वक्त सीरीज़ आन पहुंची है, जहां पर आज फाइनल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। और अनफॉर्चुनेट जो पिछला मैच था, आपको पता है वो बारिश की नज़र हुआ था, मैच कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो 2-1 से पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है। तो देखने वाली बात है कि आज पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो क्या उतरता है इस मैच में, और खास करके सबकी नजरें पाकिस्तान स्क्वाड पे होंगी। और क्या पाकिस्तान आज की जो सीरीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, क्या वो जीतने में कामयाब होता है। अगर न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने बड़े अच्छे टाइम पे पीक की। अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस रही है अपना, वो बड़ी जबरदस्त पिछले मैच में रही थी। उसके अलावा अगर उससे पिछले मैच में भी जहां पाकिस्तान से न्यूजीलैंड जीता था, उसमें कुछ ना कुछ न्यूजीलैंड का पता लग रहा था कि जो नए प्लेयर्स हैं वो सूट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस कंडीशंस को, और टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान चाहे वो चाचा इफ्तिखार की अगर हम बात करें, कैमियो की जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, आपको पता है कि हमेशा बात की जाती है जो एक बड़ा प्लेयर है वो अपने बैट और बॉल से हमेशा जवाब देता है, जैसे बाबर आजम ने भी दिया था। इमाद वसीम आपको पता है बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो बड़ा एक जबरदस्त जेलअप यहाँ पर नजर आ रहा है। और 9 बजे मैच खेला जाएगा पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर, ये लाइव अपना टेलीकास्ट भी होगा। और जहां तक खबरें भी आ रही हैं वहां स्टेडियम से कि इट्स गोइंग टू बी जैम पैक, क्योंकि अभी मैं बल्कि पढ़ रहा था ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी, बाकी जो उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, यहाँ तक कि आपको पता है ये जो आज जो मैच खेला जाना है इसकी जो गेट मनी है वो एक बड़ा अच्छा स्पेशल कॉस्ट है, जिसमें टर्की और सीरिया में जो कि जल्जिला आया था जिसमें बहुत सारी अमात भी थी, वो जो अमाउंट है वो गेट मनी डोनेट होगी उस अर्थक्वेक के लिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता है ऐसे इनिशिएटिव्स वो हमेशा हाईलाइट करता है जो कि शायद दूसरी दुनिया में लीग्स नहीं करती। चाहे वो हमारे हीरोज़ की बात को, आपको पता है कि बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं हमारे जिनको वो हमेशा हाईलाइट करता है। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके अलावा मैं बात करूँ बाबर आजम की, तो बाबर आजम कप्तान जो उनसे हैं वो बचपन के मोहल्ले में ईद उन्होंने कल मनाई है, और एक बड़ा अपना घुल मिल गए थे सारे जितने भी उनके जो रिलेटिव्स हैं पुराने वगैरह। और अच्छी बात है कि जहाँ पर आपकी रूट्स होती हैं, खास करके जो आपके अबाउ जदाद जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा आपसे मोहब्बत भी करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट आपकी अपना, क्योंकि आपका क्रिकेट अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्केड्यूल आपका इतना बिजी हो जाता है स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे स्पोर्टिंग वर्ल्ड की बात करें कि आपको कम टाइम मिलता है घर के अंदर गुजारने में। लेकिन अच्छी चीज़ है कि आप अपने पुराने जो इलाके हैं, खास करके जो लोग हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनको आप याद करते हैं। उन्होंने अपना ईद वहाँ पर मनाई, लोगों से घुल मिल भी गए थे, लोगों ने सेल्फियाँ भी बनाई। और एक अच्छी बात उन्होंने, आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो पिक्चर्स भी अपने जो पुराना घर था वहाँ पर उनकी कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं। इन सब पे बात करेंगे। लड़कों ने तो ईद मनाई है, रिलैक्स किया अपने आप को, लड़के वापस भी किए। आपको पता है न्यूजीलैंड की टीम ने भी यहाँ तक कि ईद के पैगाम दिए हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आज सर खेला जाना है, ईद का तीसरा दिन है, टिकट्स बिक चुकी हैं आज, क्योंकि आप भी माशाल्लाह मैच देखने जा रहे हैं। सर अपना बताएं इस सीरीज़ को अब तक सर आपने कैसे देखा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही, और खास करके न्यूजीलैंड की बात करूं, बड़े एंड टाइम पे न्यूजीलैंड ने पीक किया है। ऐसा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शायद मुझसे एग्री करेंगे, मैं खुद भी चाहता था कि यार डिसाइडर होना चाहिए फाइनल, ताकि टफ कंपटीशन आपको नजर आए। आपने खुद ही कह दिया ओवैस, टफ कंपटीशन नज़र आना चाहिए। मेरे ख्याल है जिस तरह न्यूजीलैंड ने कमबैक किया है थर्ड T20 में, उससे सीरीज जो है मैं समझता हूँ कि इवनली पॉइज्ड हो गई है। फोर्थ T20 जो कि पिंडी में खेला गया, जिसमें हाफ द मैच जो है बिकॉज ऑफ द रेन नहीं हो सका, उस वक्त ये चांसेस ये थे कि शायद पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत लेगा, मगर मौसम ने साथ दिया और मैं समझता हूँ कि राइटली सो ये वो मैच जो है अबंडेंट हो गया, किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला। और इस तरह अगर देखा जाए तो ये आज का मैच जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि अगर फर्स्ट करें न्यूजीलैंड ये मैच जीतता है तो ओवरऑल सीरीज जो है ये 2-2 टाई अप हो जाती है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीता है, ना सिर्फ कि ये मैच जीतेगा बल्कि सीरीज़ भी अपने नाम कर लेगा, तो इट्स ए गुड मैच। और जिस तरह प्रीवियसली भी लोग बात करते थे, जब हम लोग पिंडी में खेला करते थे तो ये पिच ऐसी थी जो कि इनिशियली थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती थी, और उसके बाद फिर स्पिनर्स भी अपने रोल प्ले करते थे। मतलब इन द रिसेंट पास्ट इस पिच को कुछ इस तरह डेवलप कर लिया है कि इट इज़ एन आइडियल पेज टू प्ले एंड सी द स्ट्रोक्स ऑफ 6 and 4 इन T20 गेम्स। और आपने देखा कि जहाँ पिछले PSL में भी और इसमें भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं जिसमें कि 200 मार्क को क्रॉस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझी आती है। मैं समझता हूँ इट विल बी
इंपॉर्टेंट मैच। आई एम प्रेटी श्योर कि जी अगर वेदर इंटरप्ट नहीं करेगा, चांसेस भी यही हैं कि वेदर इंटरप्ट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान जो है इसको कोई भी, मैं समझ पाकिस्तान या न्यूजीलैंड जो है जो भी टॉस में होता है, प्रॉब्ली दे विल प्रेफर टू बैट फर्स्ट। सर लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सारे ये बात करें, आपने देखा होगा यहाँ तक कि शाहिद खान अफरीदी ने भी ये बयान दिया, अगर मैं गलत नहीं शायद अफरीदी या फिर रज़ाक ने किसी ने बयान दिया कि अफरीदी ने दिया, बल्कि मैं बड़ा एक हैरान हूं कि अभी तक आपने जो कि लीडिंग विकेट टेकर थे आपके सानुल्लाह, उनको अभी तक टीम में क्यों नहीं खिलाया गया। ये बार बार आपको पता है ये बात आ रही है। टीम कॉम्बिनेशन की सर अगर मैं बात करूं तो क्या आज कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी? है इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल मैच है, यंग लड़कों को खिलाना, मैं कहता हूं आप उनको बैकअप करते हो इतने बड़े स्टेज मैच पे, लेकिन जो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट खासकर क्योंकि आपने सीरीज जीतनी है, तो क्या कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी? देखिए अफगानिस्तान की सीरीज अभी रिसेंट पास्ट में हुई, 3 T20 खेले गए। अगर आप उसको सम अप करें तो देखें 60 ओवर्स एक साइड निकले, 60 ओवर्स एक साइड निकले। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जी आपने ये सीरीज अपने नाम करनी है। इट वाज ऑन द प्लेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन हालात इस तरह चेंज हुए कि अब इस मैच में पाकिस्तान का जीतना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि जो भी चेंज पाकिस्तान करेगा वो इस तरह होगा कि जहाँ पे कि पाकिस्तान की जो वीक पॉइंट है उसको कवर अप किया जाए, उनके वीक पॉइंट है उसको हाईलाइट किया जाए, उसको एडवांटेज लिया जाए। और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इस लाइन इसी जिस स्ट्रेंथ से अभी खेल रहे हैं उस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और इंक्रीज करें। मैं समझता हूँ कि लाइकली चांसेस यही हैं, हो सकता है कि शायद फास्ट बॉलिंग में एक ये चेंज करें, हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में भी एक बैट्समैन ये इंक्लूड करें या रिप्लेस करें, और इसके ही चांसेस यही है। मैं हाँ, बाबर आजम एंड रिजवान आई एम श्योर कि दे विल ओपन द इनिंग्स। लेकिन सर अपना जैसे आपने बाबर आजम और रिजवान की कही, अगर मैं पिछले मैच पे चला जाऊं तो आपने देखा होगा सर अपना खास करके विकेट की बात करूं, क्योंकि लोग इस वक्त ट्वीट विकेट पे भी कर रहे हैं। आपने सर, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था एक दिन पहले, आपको पता है पिंडी में भी बारिश हुई, काफी हैवी बारिश थी। मैच में भी आपने देखा काफी बारिश थी। फिर उससे पहले अगर मैं बात करूं जब न्यूजीलैंड बैटिंग करी थी तो आपने देखा सर वो विकेट नहीं थी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में थी, जो हाई स्कोरिंग गेम था कि बड़ा इजीली बॉल आ रहा था विकेट पे। कुछ अपना धूप भी लगी है, तेज धूप तो नहीं है अभी तक पिंडी के अंदर हम बात करें, तो विकेट सर कैसा रिएक्ट करेगी आज? देखिए जो जहाँ तक क्यूरेटर का ताल्लुक है, क्यूरेटर ने पूरी एफर्ट करनी है। आई एम श्योर उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। इट शुड बी ए मैच जहाँ पे कि क्राउड थॉरली इंजॉय करे, जहाँ पे बैट जो है बॉलर को डोमिनेट करे। अब आपने जिस तरह का पिंडी का वेदर, ये एक अच्छी बात है कि पिंडी में थोड़ी सी बारिश होती है तो वेदर जो है चेंज होता है, कूल ब्रीज चलना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी डैम्पनेस आ जाती है। इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द पिच एंड इन द एयर तो नज़र आता है। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसलिए इट विल बी हाई स्कोरिंग मैच, इट कुड बी एन हाई स्कोरिंग मैच, लेकिन जिस तरह की पिंडी का वेदर है, जिस तरह की कूल हल्की सी ब्रीज है, इसकी वजह शायद डैम्पनेस हो। जहाँ डैम्पनेस होगी वहाँ बॉल जो है वो रुक के आएगा, स्ट्रोक प्ले जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बैट्समैन को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए जाहिर है कि वो स्कोर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 बियॉन्ड 200 होगा, हो सकता है वो रिड्यूस होकर 180 170 तक चला जाए। सर अगर मैं बात करूं इस वक्त पेस बॉलिंग, क्योंकि स्ट्राइक रेट की हम हमेशा बात करते हैं कि आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करना आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। अगर मैं बात करूं, मैं ट्वीट अपना राशिद भाई की पढ़ रहा हूं सर, इस वक्त फहीम अशरफ इस वक्त लीड कर रहे हैं 157.22 के साथ, उसके अलावा मोहम्मद हारिस 142 के साथ और इफ्तिखार अहमद 141 के साथ इस वक्त स्ट्राइक अपना लीड कर रहे हैं। पेस अटैक के खिलाफ की बात कर रहा हूँ। हारिस की सर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपने फखर जमान को देखा इस इनिंग्स के अंदर फ्लॉप होते हुए, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वन डाउन पोजीशन के अंदर। वो एक बहस भी छिड़ी कि यार हारिस को अभी तक बाहर क्यों बिठा के रखा है। शायद आप जो उनके पास एक लाइसेंस है टुकेल, आपने देखा होगा PSL में भी उनका बड़ा एक एग्रेसिव स्टार्ट रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। आज हारिस को सर चांस देना चाहिए फखर की जगह पे, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं 142 है इसको स्ट्राइक रेट उनका। लॉट डिपेंड्स ऑन बाबर आजम, लॉट डिपेंड्स ऑन द कोच। अब कोचिंग थोड़ी सी आपकी डिफरेंट हो गई है। अब देखना ये है कि बाबर आजम की लाइक क्या होती है। बाबर आजम हैज़ ही गॉट मोर कॉन्फिडेंस इन फखर जमान और हैज़ गॉट मोर कॉन्फिडेंस हारिस के लिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हारिस खेल रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, उनके लिए अब इम्प्रोवाइज करना, उनके लिए फास्ट बॉलर्स को डिफ्लेक्ट करना या बिटवीन द गैप खेलना
कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, जहाँ तक आप फ़खर जमान की बात करते हैं, वो इस फास्ट बॉलिंग पे बड़ा सही खेलते हैं, इस और अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़खर जब जो राइजिंग डिलीवरी थी उनके चेस्ट या जिसको आप पसलियाँ कहते हैं, उसके ऊपर जब ये बॉल आती है वो थोड़े से सस्पेक्ट नज़र आते हैं। अगर पाकिस्तान के कैप्टन और उनके सीनियर जो प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग द कोच या मैनेजमेंट, ये डिसाइड करते हैं कि हारिस को खेले जाएँ, आई थिंक आई एम फॉर इट। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ मैं अपना डिस्कस करना चाहूँगा, खास करके अगर मैं मिड ऑर्डर की आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा ओपनिंग के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में, बल्कि आपको याद है कि बाबर, क्योंकि मैच तो कंटिन्यू नहीं हो सका था, इस सीरीज के अंदर बाबर आजम की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको याद है रही थी, उन्होंने 100 स्कोर किया था, लेकिन फिर 2 मैचेस के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। रिजवान अभी तक आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से स्कोर नहीं कर पाए, बेशक उन्होंने एक मैच के अंदर 50 ऑड रन स्कोर किए हैं। वन डाउन पोजीशन में फखर जमान है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं सर मैं वो कहता हूँ ना कि खुदा ना खास्ता अगर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट जल्दी अगर आउट होता है, जैसे लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने बड़ा वर्कआउट किया था पाकिस्तान बैट्समैन के ऊपर, आपके पास मिडल ऑर्डर के अंदर फखर जमान, साइम अयूब और इफ्तिखार मौजूद हैं। फखर और साइम अयूब आपने देखा होगा जब प्रेशर आया था वो दोनों सस्टेन नहीं कर पाए थे, साइम अयूब भी जल्दी आउट हो गए थे। इफ्तिखार की सर जो इनिंग्स है मिडल ऑर्डर के अंदर वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूँ, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान वनडे स्क्वाड, और बहुत से प्लेयर्स ने, शोएब मलिक ने भी यहां तक कहा है कि ही नीड्स टू बी द पार्ट ऑफ वनडे स्क्वाड। लेकिन सर अगर मैं कंपेयर करूं उनको, पेस बॉलिंग के आगे सर उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन स्पिन बॉलिंग के आगे भी बड़ी अच्छी रही है, लेकिन लेग स्पिनर के आगे वो एक्सपोज होते हैं। तो कितना बड़ा सर इस वक्त जो टारगेट है इफ्तिखार मिडल ऑर्डर के अंदर स्पेशली उनको लेके चलना है पाकिस्तान को। आप पिछली डिस्कशन में हमेशा डिबेट करते रहे कि जी पाकिस्तान इज लैकिंग समबडी इन द मिडिल, जो कि जिसके अराउंड मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो क्लिक करे और जो एक तरह का एक न्यूक्लियस बनाए। अब आपको थोड़ा सा इफ्तिखार उस लाइन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इफ्तिखार को मैंने देखा है कि विद द एज, विद द मेच्योरिटी जो उसमें अब नज़र आ रही है, ख़ासकर वो जिस तरह की इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ इफ्तिखार को एक शॉट जो मैंने खेलते हुए देखा है, जिसमें मुझे याद है कोयटा में भी इन्होंने वो शॉट खेला था, जबकि PSL का इनाग्रल मैच है वो कोयटा में हुआ था, वो ये है कि स्पिनर, खासकर जो स्लो मूविंग स्पिनर फास्ट बॉलर का होता है, जिसमें कि बॉल टॉप स्पिन के साथ ऊपर आती है, उसको कवर में खेलना ज़रा बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। इफ्तिखार में ये क्वालिटी है कि जो टॉप स्पिन बॉल ऊपर आती है उसको वो और हवा में एयर को दे के उसको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एयर की सपोर्ट मिल जाए, और मैंने देखा है बड़ा सक्सेसफुल शॉट होता है उनका। और आपको शायद याद होगा कि एक ही ओवर में इन्होंने 6 सिक्सेस भी खेले थे उस मैच टूर्नामेंट में। सो एक मैच्योर आपको बैट्समैन मिल रहा है, उसको आप और मैच्योर करें, उसको साथ दें, उसको अगर इवन फेल होता है तो भी उसको उसी पोजीशन पे खिलाएं, और उसके अराउंड एक न्यूक्लियस बनाएं यंगस्टर्स का, लाइक आपने साइम अयूब जिस तरह का और हारिस जिस तरह का, इस तरह के यंगस्टर जो कि एग्रेसिव भी हों, जो कि इम्प्रोवाइजेशन भी जानते हैं। आई एम श्योर कि मिडिल ऑर्डर में इनकी ये लाइनअप बन जाएगी। इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं आपके ऑलराउंडर पोजीशन की, मुझे याद है कि थोड़ा से पहले हम चले जाएं जहां पेस बैटरी की हम बात करते थे, याद हो सर आपको 3-4 साल की बात कर रहा हूं कि यार पाकिस्तान की पेस बैटरी कहां गई, जो कि सरजमीन जानी जाती थी पेस बॉलिंग डिलीवरीज के लिए। आज आपको एक फास्ट पेस बॉलिंग डिलीवरी आपकी नजर आती है कि लड़के बाहर भी बैठे हैं, प्लेइंग 11 में भी आपके तगड़े लड़के खेल रहे हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूं जिस पे आपको पता है सर हमेशा डिबेट हुई है, क्योंकि आजकल दुनिया क्रिकेट ऑलराउंडर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो 30-40 भी कर जाए तो सर वो दूसरी टीम को कहीं ना कहीं डैमेज कर जाता है। आपके पास शादाब खान मौजूद हैं, इबाद वसीम आपके पास मौजूद हैं, उसके अलावा सर हम बात करें तो इफ्तिखार मौजूद हैं, नवाज आपके पास मौजूद हैं। उसामा मीर को सर कब चांस मिलेगा? मैं इस चीज से सर बड़ा एक ना, क्योंकि शेख साहब से आज, क्योंकि हम लोग अभी, क्योंकि शेख साहब अगर ज्वाइन करते मैं ये भी पूछना चाहूंगा उनसे कि सर अगर हम बात करें, मैं उस्मान कादिर की सर साइड नहीं ले रहा, कर्नल साहब के उस्मान कादिर को निकाला गया टीम से, उसकी एक बात बिल्कुल ठीक थी यार, कितना कंसिस्टेंट आपने उसको चांस दी है, आपने उसको टीम से साइडलाइन किया। मैं नहीं चाहता कि उसामा मीर के साथ भी ये मामला हो कि जी आप उसको कंसिस्टेंटली चांसेस नहीं देते और एक एंड आता है कि आप लड़के को ड्रॉप कर देते हो, बिना वजह वो बेचारा खेला भी नहीं होता। राइट पीक है इस वक्त उसकी, जिस तरीके से परफॉर्म करना, कल सब कहीं ना कहीं उस लड़के को चांस जरूर देना चाहिए। उसामा मीर की मैं बात कर रहा हूँ। ओवैस देखिए, ऑलराउंडर जो है ना, बॉर्न ऑलराउंडर्स बहुत कम होते हैं। ऑलराउंडर्स को आपने रॉ इस पर उठाना होता है, उसके बाद उनको मैच्योर करना होता है। ऑलराउंडर्स के नंबर क्या होते हैं? 4 to 7 या 8 कर लें आप, ये 4 to 8 या 3 to 8 इस तरह के नंबर होते हैं। अब ये जितने भी आपने नाम लिए, इमाद वसीम हो गया या साइम अयूब हो गया या इफ्तिखार हो गया, ये सब वो प्लेयर,
फ़हीम अशरफ हो गया या उसामा हो गया, ये सब वो प्लेयर हैं जो कि परफॉर्म करते हैं बैट से भी बॉल से भी। लेकिन एक क्वालिटी ऑलराउंडर वो होता है जो जिसको कि आप बैकबोन कहते हैं टीम का। जो बैकबोन से मेरी मुराद ये है कि ना सिर्फ कि खुद खेलता है बल्कि सामने वाले बैट्समैन को भी साथ लेके चलता है, उसको जिसके वीकर पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करके उसको हिंट्स देता है कि अब आपने ये इस तरह करना है, या लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेना है, या आपने अटैम्प्ट करना है कि इसको बॉल को ऊपर ओवरहेड खेल के बाहर निकालने की कोशिश करें। इस किस्म के ऑलराउंडर आपको करना। अब इमाद वसीम है, आई मीन ही हैज़ गॉट द जर्म्स ऑफ ऑलराउंडर। अब उसामा में भी जर्म्स हैं, लेकिन इस वक्त आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है जो कि आप इससे मैं ऑलराउंडर तो परफेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन वुड भी ऑलराउंडर कि आपको इनको सेलेक्ट एंड चॉइस जो है ये ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट नज़र आता है। लेकिन सर ठीक है, आपकी बिल्कुल अपना बात इसमें बजाय, लेकिन सर मैं इस सेंस में कह रहा हूँ आपको कि देखिए एक लड़के के साथ अमाद भट्ट एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं उस वक्त उसके हक में नहीं था लिटरली, क्योंकि जिस वक्त उसको पाकिस्तान टीम के लिए ऑप्ट किया गया था, आपको याद है इंग्लैंड में बुलाया था T20 के लिए, ही वॉज एट द राइट पीक। अभी भी वो राइट पीक पे खेल रहा है, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है लड़का। उसको आप एक T20 मैच नहीं खिलाते। अगला शायद हमारा टूर था सर यूएई के लिए, आपने उसको बिला वजह ड्रॉप किया, बिना बजाय बताए भी बगैर उसको ड्रॉप कर दिया टीम से। भाई कसूर किस चीज का था? मैं इस चीज पे सर कहता हूं जो आपकी बेंच लाइनअप बैठी है, आपने भी इस पर हमेशा सर जोर दिया है, शेख साहब ने सब ने जोर दिया, सना मीर ने दिया है कि जो आपकी बेंच लाइनअप बैठी है ये राइट टाइम होता है कि आप अपनी जगह पे अपनी मुल्क के अंदर आप उसको ट्राई करते हो, क्योंकि इससे बेहतर कंडीशंस को वो नहीं जानता। ज्यादा हम भी सर करते हैं ना कि हम लड़के को उठा के ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहां तक के आजमाते हैं। जैसे मूसा खान आपके सामने है, आज तक वो बेचारा कहीं नजर ही नहीं आता सर। इमाद वसीम पाकिस्तान की क्रिकेट के पूरे प्रोसेस से गुजर के आया है। ये क्लब क्रिकेट खेल रहा है, उसके बाद ये स्कूल क्रिकेट भी खेल रहा है, अंडर 19 खेला है पाकिस्तान के लिए, अंडर 19 की कैप्टनशिप की है इसने, उसके बाद पाकिस्तान ए के इसने टूर्स किए हैं, और उसके बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में दाखिल हुआ है। इमाद वसीम जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक प्रोसेस के ज़रिए एक मैच्योर क्रिकेटर बन गया है। और आपने देखा है कि जिस तरह जो डाइंग ओवर्स होते हैं जिस 17, 18 और 19 उसमें ये जिस तरह हिटिंग करता है, मैंने इसमें पाकिस्तान टीम में किसी दूसरे बैट्समैन को इतना कॉन्फिडेंटली पर्टिकुलरली मीडियम फास्ट बॉलर्स पे लिफ्ट करते हुए नहीं देखा। सो ही इज़ वन ऑफ दोज जिसको आपने खिलाया, चांस दिया। अब जब ये नॉक कर रहा है फॉर दूसरी क्रिकेट के लिए भी, तो सेलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए वेदर इज़ ही फिट इनफ टू प्ले ODI और टेस्ट क्रिकेट। सो उसके अलावा बात करें अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की, आपके कि हमेशा सर हम ये हाईलाइट करते रहे कि पेस बॉलिंग जो आपकी है उसका बड़ा आपको जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उस पर बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि जमान खान को आपको याद है एक बीच में रेस्ट दिया गया, उनको पिछले मैच में लेके वो इतना ज़्यादा अपना कामयाब नहीं हुए विकेट्स लेने में, लेकिन यंगस्टर आपने उनको बैकअप करना है। लेकिन सर यहाँ पर फिर मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं अपनी जगह, लेकिन मेरा ज़्यादा क्योंकि इस वक्त जो नजरिया वो वनडे मैचेस पे, क्योंकि आपने सिर्फ 5 से 6 वनडे मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले, वही आपकी तैयारी है, वहीं आपने अपनी बेस्ट 11 जो सी है वो उसको चूज करना है खिलाने के लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए। जमान की बात होती है सर, फिर उसके बाद अपना बात होती है पेस अटैक फास्ट बॉलर्स की, आपकी एहसान उल्लाह की बात होती है। वनडे के अंदर एहसान उल्लाह का आपको पता सर नाम बार बार आ रहा है, आप शायद सर इस चीज से एग्री करेंगे मेरी, अगर मैं एहसान उल्लाह की बात करूं, जब तक उस बॉलर को आप रेट नहीं कर सकते, जब तक वो 10 ओवर कंटिन्यूसली जो उसकी पेस है उस पेस से वो डिलीवरी करवाता है, उसका फिटनेस पता लगता है कि मैच फिट है या नहीं है 10 ओवर के लिए। हमारा सर ये गलती क्यों करते हैं हम लोग कि हमारा लड़का भी खेला नहीं होता वनडे तो हम उसको ग्रेड्स के साथ रेट करने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात की है आपने, बड़ी मैच्योर बात है कि जी आपने जब तक के लड़के को अच्छी तरह ट्राई नहीं कर लिया, टेस्ट नहीं कर लिया, उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह थ्रो ना करें। उसके लिए उसकी पूरी मैच्योरिटी दें, जब वो सीख जाए, समझ जाए, इम्पॉर्टेंस समझ जाए इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसके बाद उसको आप ट्राई करें। लेकिन जब ट्राई करें तो फिर उसको आप सपोर्ट भी करें। सपोर्ट से मेरी मुराद ये, अगर वो इनिशियली 1-2 मैचेस में फेल भी होता है और आप सेटिस्फाइड हैं कि इस लड़के में जर्म्स हैं, इस लड़के में क्वालिटी है, इस घर में सपोर्ट इतना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रुक सकेगा, तो आप उसको ज़रूर चांस दें। और थोड़ा सा मैं वैसे इसमें और थोड़ा सा ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए जहाँ तक इन प्लेयर्स का ताल्लुक है, बहुत से केसेस ऐसे हैं इन द पास्ट जहाँ पे कि लड़का अभी खेला है और खेलने के बाद अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है, उसको आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल दिया, या ये कि फर्स्ट ओवर कराया लंच से पहले और उसके बाद जो पहले
26, 28 या 30 ओवर होते हैं, उसमें से उसके 8 ओवर करा दिए, तो वहाँ फिर एक उसको तो अगर रफ हैंडलिंग मिल जाती है तो उसका पूरा नेक्स्ट कैरियर जो है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छी बात इसमें की है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात सर इसलिए सर बार बार जोर देता हूँ ना कि यार वी नीड टू रियलाइज वन थिंग कि पाकिस्तान सुपर लीग इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस। Yes. ठीक है, वो बड़ी लीग है, ऑब्वियसली उसमें हर चीज मामलात हैं, चाहे वो आजम खान की चले, मैं आज सर बात करता हूँ आपसे, ज्यादती है उस लड़के के साथ कि आप उसको 1-2 इनिंग्स पे उठा के पाकिस्तान खिलाते हो, वहां पर वो परफॉर्म नहीं करता क्योंकि विकेट्स डिफरेंट है। जो यूएई की विकेट थी, आपको पता है सर, टोटली डिफरेंट, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस चीज को, वहां पर वो फ्लॉप होता है, फिर आप उसको क्रिटिसाइज करते हो। इसलिए सर, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम ए की टीम के मैनेजर रहे हैं, आप अंडर 19 के रहे हैं, तो सर इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यार इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो लड़का आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चाहे पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करता है, उसको प्लीज स्टेप बाय स्टेप खुदारा ऊपर लेके आए, पाकिस्तान ए के अंदर खिलाएं, उसको रगड़ा दें 1-2 साल, ताकि उसको पता हो कि मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसे कंपीट करना। आप क्या कहते हैं सर इस पर? बिल्कुल ठीक है। अभी आपने आज़म खान की बात की, ठीक है, आज़म खान की हो सकता है कि लोग इनिशियली उसको देखें तो उसकी फिटनेस पे डाउट करें या कुछ करें, लेकिन उसने परफॉर्म किया है। मगर डू नॉट फॉरगेट कि उसने जो परफॉर्म किया है वो सिर्फ वेरी वेरी शॉर्ट वर्जन, आई मीन ओनली T20 क्रिकेट है जहाँ पे उसने परफॉर्म किया है। उसको भी मैच्योरिटी देने की ज़रूरत है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड है जहाँ पे कि उसको सिखाया जाता है, उसको ब्रीफिंग की जाती है, और मैंने ये देखा थोड़ा उस लड़के में है ये चीज़ कि वो सीखने की कोशिश करता है। हालांकि विकेट कीपिंग उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ही मूव्स अराउंड, ही मूव्स हिज बॉडी एंड हिज मूव्स हिज हैंड। और सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी, कोशिश ये करता है कि अपने पैरों पे ये चले, ना सिर्फ ना कि अपनी बॉडी को थ्रो करके डाइव करे। सो आज़म खान ये चीज़ है। अब आज़म खान की बैकग्राउंड क्योंकि PSL की है, और आपने बड़ी अच्छी बात की, देखें PSL is not the final criteria for selection and processing a boy। जो जिसको आपने टैलेंट को आपने आइडेंटिफाई अगर कर लिया है PSL से, ठीक है, आपने ये देख लिया कि उसमें किस क्वालिटी क्या है, वेदर ही कैन प्ले द शॉट्स और ही कैन मेंटेन द स्कोरिंग रेट और नॉट। अगर ये सब कुछ है तो फिर ठीक है। वैसा इसी लिहाज से आप आज़म खान को भी एडजस्ट करें और उसको चांस दें। अगर वो अभी आप थोड़ा बाहर हो गया है, उसको आप दूसरी क्रिकेट खिला के वापस लेके आएँ। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर गवर्निंग काउंसिल के सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, और इनसे बेहतर इन चीज़ों को नहीं जानता जो कि हम बात करें, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें। शकील शेख साहब मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, और ईद मुबारक आपको सर, बहुत बहुत। वालेकुम अवैस, आपको और कनर साहब दोनों को और आपके व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है। अनफॉर्चुनेटली पिछला मैच जो उनसे वो बारिश की नजर हुआ। मैं कल साहब से भी सर ये बात कर रहा था, उससे पहले भी अगर हम देखें तो मैं विकेट पे सबसे पहले आना चाहूंगा, क्योंकि बारिश उससे पहले भी थी। फिर जिस दिन अपना मैच हुआ, आपने देखा होगा सर, हाई स्कोरिंग नहीं हो सका क्योंकि विकेट का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज था। धूप सर इतनी ज्यादा लगी नहीं है इस विकेट को, क्योंकि इतनी लाइक अभी तक तपिश है नहीं पिंडी अगर हम बात करें उसकी। तो विकेट सर कैसा आज रिएक्ट करेगा आपके हिसाब से? क्या विकेट आज होना चाहिए? आज कैसा रिएक्ट करेगा विकेट? पिच ठीक थी उस दिन, जिस दिन हेल स्टॉर्मिंग हुई है और बारिश तेज हुई है, उस दिन प्रॉपरली कवर कर दिया गया था। तो आपको पता है कि विकेट तो बहुत सूखी हुई थी, जिसे कहते हैं पकी हुई विकेट थी, फुल ऑफ रन्स। और आपको पता है ग्रास तो है नहीं है इस पिच पे, तो विकेट का तो कोई इशू नहीं है। और आज भी सारा दिन धूप रही है, कल भी रही है, तो अब 2-3 दिन तो गुजर गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पिच जो है अदर दैन दैट के भाई वो रन्स प्रोड्यूस करेगी और एक अच्छी एंटरटेनिंग गेम होगी, क्योंकि कंपटीशन टफ है। आपको पता है कि अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो सीरीज बराबर करता है, पाकिस्तान जीतता है तो 3-1 होगा। तो पाकिस्तान को ये तो जीतना चाहिए। एक मैच वॉश आउट हुआ है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। और जाहिर है कि लड़के गियर अप हैं, ईद से वापस आए हैं, रात को ही वापस आए थे सारे। प्रैक्टिस तो हुई नहीं है, आपको पता है, बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंटरटेनिंग गेम। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पूरा स्टेडियम है ये फुल है, सोल्ड आउट है। और इसके अलावा भी जितने मतलब इवन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वगैरह थे, वो भी सारे के सारे जो है ना वो दे दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोग आके देख सकें। इसलिए एक एक्साइटमेंट बढ़ी है। जब इस तरह का कंपटीशन होता है कि जिसमें कोई ना कोई चीज होनी होती है, तो फिर मतलब डल ड्रैप मैच नहीं है, वेरी एक्साइटिंग मैच। और जाहिर है कि न्यूजीलैंड टीम उस दिन तो जिस दिन बारिश हुई है अच्छा खेल रहे थे, और लगता था कि स्कोर 180-85 या इस पे चला जाएगा। तो वो भी बड़ा, और मिकी आर्कर आते ही मतलब उसके आते ही यहाँ पे बारिश हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, और पाकिस्तान मैं तो फेवरेट करार देता हूँ। बाकी जाहिर है कि T20 की गेम में आपको पता है उस दिन जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। सर साथ में कुछ ये भी बताइएगा, क्योंकि कल साहब से मैं ये सर बात कर रहा था कि कुछ एक्सपेक्टेड हैं चेंजेस, क्योंकि अनफॉर्चुनेट था कि पिछला मैच जो सा वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। आखिरी मैच है, आपने
अपना फुल फ्लेज यहाँ पर खिलाना है। लेकिन सर जो लड़के बाहर बैठे हैं, आपको पता है यहाँ तक कि लाला ने भी एहसानुल्लाह की बात की कि उनको मुझे नहीं पता कि इसलिए नहीं खिलाया जा रहा, इस वक्त राइट पॉइंट है कि हम उसको खिलाएं, लेकिन कुछ चेंजेस सर एक्सपेक्टेड हैं इसके अंदर। चाहे बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, फखर आपको पता सर क्लिक नहीं कर पा रहे, तो हारिस, क्योंकि मैं भी स्टैट्स पढ़ रहा था राशिद लतीफ के भी, तो जहां पर अगर पेस बॉलिंग की बात करूं तो फहीम अशरफ के बाद हारिस जो 147 प्लस के साथ वो स्कोर करते हैं, तो हारिस इज एक्सपेक्टेड टू प्ले टुडे। हाँ, मुझे लगता है कि एक आध बहुत ज्यादा हुआ तो दो हो सकती हैं, लेकिन ये विनिंग कॉम्बिनेशन उसी मैच का वो जा सके तो वो भी बेहतर होता है। लेकिन एहसानुल्लाह की डिमांड बड़ी है, देखिए पब्लिक डिमांड है बहुत ज्यादा, और पब्लिक ही नहीं बल्कि जो फार्मर क्रिकेटर्स हैं, क्लास क्रिकेटर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई एहसानुल्लाह को जरूर खेलना चाहिए था और पहले मैच से खेलना चाहिए था। मैं बता दूं थोड़ा सा उसका इशू था, जाहिर है कि टीथ का इशू था, तो वो इसलिए पिछले मैच नहीं खेल सका था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल फिट है। तो एहसानुल्लाह की डिमांड है। और दूसरा जो है ना, बीच में आपके क्योंकि फखर नहीं चला, आपको देख लिया तो उसकी भी है, लेकिन फखर आपको पता बड़ा प्लेयर है, चैंपियन ट्रॉफी से लेके किसी न किसी बड़े मैच में वो स्कोर जरूर करता है। तो इसलिए अब देखने की बात यह है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट है ये यहाँ हमारी पाकिस्तान टीम की, वो किस तरह इसको देखती है। एक आध चेंज मेरा ख्याल है कि बनती है, और वो मेरा जाती ख्याल है कि वो होनी चाहिए, और वो एहसानुल्लाह की सूरत में होनी चाहिए। चाहे किसी को भी मतलब रेस्ट करवाएं, लेकिन एहसानुल्लाह को जरूर कराएं। 155 पे तो गेंद वो कराता है, इस तरह के बॉलर तो बड़े कम मिलते हैं। और पिंडी की पिच, लेकिन पिंडी की पिच जो है ना, फास्ट बॉलरों को इतना वो सपोर्टिव नहीं है। ये ज्यादातर स्पिनर की आपने देखा कि जो मैच वॉश आउट हुआ है उसमें भी अमाद वसीम ने 3 आउट कर दिए थे, सिर्फ मेरा ख्याल 18 रन देके, और पावर प्ले में ही उसने 3 ओवर कर दिए थे। तो दिस इज ट्रेंड के भाई ये वो पिच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए शायद स्पिनर पे ज्यादा जोर होगा। और बड़ी भी है कि ऐसी पिच पे फास्ट बॉलर को नया चांस दिया जाए। बहरहाल इज ए टैलेंटेड वन एहसानुल्लाह, और मेरा ख्याल से कि एक आध चीज होनी चाहिए। कल साहब आप इस पे क्या जी शकील साहब, इज अ वंडरफुल आइडिया जो आप लोगों ने किया है कि चारों मैचेस 4 डिफरेंट पिचेस पे खिलाया गया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इससे ये एक्सटेंस ऑफ पिचेस भी मिल जाती है, या डेली जो एक्सपेरिमेंटेशन बॉलर ने या बैट्समैन ने करनी होती है वो लिमिटेड हो जाती है, मगर उसको करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये कि पिच की हेल्थ जो है ओवरऑल जो है वो बड़ी एक कंटिन्यूशन रहती है, उसकी हेल्थ की लाइफ बढ़ती है। तो ये अब मेरा ख्याल है पिंडी में पहली मरतबा मैंने देखा है कि चारों मैचेस जो है 4 डिफरेंट पिचेस पे खेला गया। आई एम श्योर ये प्रोसेस जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सर अपना इसके अलावा सर बात करूं अगर पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर की, क्योंकि हमने ओपनिंग की बात की, वन डाउन बैट्समैन की बात की, फखर, क्योंकि हकीकत है फखर जमान ने हमेशा उस टाइम पे परफॉर्म किया जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कि अचानक ही वो आके 100 कर जाते हैं। मुझे पिछला वर्ल्ड कप भी याद है, जो स्टार्क उन्होंने मारा था, अनबिलीवेबल था जिस तरीके से स्टार्क को अपना वो प्रेशराइज कर गए थे। लेकिन सर अगर मिडिल ऑर्डर की बात करूं, इस वक्त आपके पास साइम अयूब मौजूद हैं, यंगस्टर है, उनके ऊपर ज्यादा दबाव तो नहीं डालना चाहिए क्योंकि अच्छा वो परफॉर्म करें। लेकिन इफ्तिखार की सर मैं बात करूंगा, उन्होंने एक डायनामा जो पाकिस्तान की बार बार बात की जाती थी कि यार हमें कोई एग्रेसिव अपना क्रिकेटर चाहिए इन द मिडिल ऑर्डर, जो कि शायद 7-8 रन को पाइल अप करके 12-13 रन पर ओवर जान, इसको पता हो कि मैंने इसको कैसे करना है। उन्होंने सर बड़ा एक डिफरेंट अपना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आके, और जो चेंज था मिडिल ऑर्डर के अंदर उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेट है वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर मैं स्पिन बॉलिंग की सर बात करूं तो स्पिन बॉलिंग लेग स्पिनर के आगे वो कहीं ना कहीं अड़कते जरूर अपना इफ्तिखार, लेकिन उनका सर जो पोजीशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, और जो परफॉर्मेंस उनकी है। देखिए, 2 बातें हैं। एक साइम 4 नंबर पे आता है ना, तो उसके बाद ये जो 5वीं रेस है, पहले इन्होंने अमाद को खिलाया, फिर शादाब भी कभी कभी ऊपर आ जाता है, और फिर आपके पास इफ्तिखार है। इफ्तिखार ने जिस तरह डायनामिक खेला है, जिस तरह पावर हिटिंग की है उसने मैच में, आपने देखा 62 पता नहीं कितना कर गया था, और बड़ी कम बॉलों पे कर गया था, और बड़ी अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ कर गया था। तो उसकी यूटिलिटी भी वहां बनती है कि वो 6-7 में ही खेले। और इसका फायदा ये होता है कि अगर ऊपर से थोड़ा बहुत कोलैप्स या थोड़ी बहुत विकेटें गिर जाती हैं तो फिर नीचे आके संभल जाते हैं। बहरहाल क्योंकि अमाद ने भी अच्छी गेम खेली हुई है अफगानिस्तान में भी और PSL वगैरह में भी, तो वो उसका भी चांस लेते हैं कि लेफ्टी है तो उसका भी चांस ले लें। और कभी कभी आपको पता है कि फिर शदाब भी आ जाता है। शदाब इज नॉट ए सो सक्सेसफुल अप दी ऑर्डर, यानी कि 4-5 उस पर नहीं है इतना। तो ये देखना पड़ेगा कि आप किसको खिलाते हैं। लेकिन आई विल गो कि भाई अमाद को आप 5 रखें और फिर इसको इफ्तिखार को आप 6 पे रखें, क्योंकि फिर आपके नीचे जाके शदाब भी आएगा और फिर फहीम अशरफ क्योंकि बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग खेला था,
और कई इनिंगें में बहुत अच्छी खेला है, तो इसलिए वो वहाँ भी बड़ा चांस है। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी ना रीशफल मिडिल ऑर्डर में जरूर करनी पड़ेगी। सर राइटली पॉइंटेड है शेख साहब से, क्योंकि कल साहब अगर पिछले मैच की बात करूं, मैं थोड़ा सा हैरान था कप्तानी के ऊपर कि यार मुझे समझ, जो पिछले पिछले मैच की मैं बात जी, कर रहा हूँ जी, कि इफ्तिखार आपको पता है कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ रहा, आपने शहीन को पहले भेजा, उसके बाद आई गेस आपने शादाब खान को भेजा, इफ्तिखार को आपने बहुत नीचे भेजा जाके शायद मोमेंटम चेंज हो सकता था मैच का, लेकिन थोड़ा सा सर वहां पर भी हमसे गलती हुई। तो इफ्तिखार की सर जो पोजीशन है, जैसे अपना शेख साहब ने भी कहा, वो शायद बेस्ट पोजीशन है। मुझे नहीं लगता कि आपको शफल करना चाहिए शादाब और इफ्तिखार के बीच में। देखिए, आपने एक न्यूक्लियस जरूर रखना पड़ता है जहाँ पे पावर रेटिंग का ताल्लुक है, जहाँ पे आपके मिडिल ऑर्डर का ताल्लुक है, जहाँ पे एक बैट्समैन हो जो मैच्योर और एज ए प्लेयर भी हो, एज ए बैट्समैन भी हो, साथ ही एज ए एज भी हो, जो दूसरों को अपने साथ लेके चले और दूसरों को जिसको कहते हैं ना इनिंग को डेवलप करे। तो आई थिंक इफ्तिखार में थोड़ी बहुत ही ग्रेजुअली ये चीज़ आती जा रही है, और मेरा ख्याल है इफ्तिखार को प्रमोशन की ज़रूरत है। इफ़ इज़ बैटिंग नंबर 7 और 8, ही शुड बी ब्रॉट इन टू 5 और 6 नंबर, और उसके बाद उसके साथ जो आगे पीछे ऑलराउंडर्स हैं आपके पास, लकीली यू हैव 4 और 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उसके अराउंड उसको आप रखें। तो कोई वजह नहीं है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर जो है जो एक तरह का एक सॉलिड एक न्यूक्लियस बन जाए, जिससे कि आपके लिए इनिंग को डेवलप करना और फिनिशिंग ओवर को खासकर टच करना बड़ा आसान हो जाएगा। इफ्तिखार में एक क्वालिटी जो मैंने देखी है, जिस तरह कि आपने भी कहा कि स्पिनर जब बॉल करता है तो उसको सस्पेक्ट होते हैं, सस्पेक्ट के साथ, मगर उसमें ये क्वालिटी ये भी है कि जब स्पिनर का टॉप स्पिन राइट आर्म लेग स्पिनर का बॉल आता है, तो बजाय इसके कि वो उसको कट करें, उसको वो लॉप करते हैं ऊपर ओवर द कवर, और अगर हवा की डायरेक्शन उसके साथ है तो उसी बॉल को वो 4 के बदले 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। सर अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान टीम की, तो हमने बात की न्यूजीलैंड की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से राइट टाइम में शेख साहब न्यूजीलैंड ने पीक पकड़ी है, कहीं ना कहीं शायद सेटल होते हुए, इन विकेट्स को जानते हुए लड़कों को टाइम लगा। यंग टीम थी, यहाँ पर उन्होंने वर्किंग बड़ी अच्छी की थी। पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप पे मैं बात करूं, बाबर रिजवान को आपको याद है बड़ा अच्छे तरीके से उन लोगों ने आउट भी किया, उनको पता था कि वीक पॉइंट्स क्या वगैरह होते हैं, लेकिन सर एक अच्छा टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है न्यूजीलैंड ने। लेकिन अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, स्टिल उनका स्क्वाड जो उनसा खास करके ओपनिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इशू उसमें नजर आपको आ रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है सर जो प्रेशर है न्यूजीलैंड जो उनसे एक अच्छा टोटल करने में कामयाब नहीं हो पा रही। इनके एक तो टीम सारी की सारी नहीं है, इसमें मतलब है कि 2 या 3-4 प्लेयर होंगे जो इनके रेगुलर खेलते हैं। टॉम बेथम अच्छा खेल रहा है, फिर आप देखें चैपमैन ने बड़ी अच्छी इंप्रेसिव इनिंग्स खेली है। अच्छा, बाकी जो लड़के हैं ना, ये तकरीबन कोई ऑलराउंडर है और कोई मतलब एक पावर हिटर है, कोई कुछ है, लेकिन गिवन दैट कि पाकिस्तान में आके इस तरह की क्रिकेट खेलना और फिर पाकिस्तान से एक मैच भी जीत जाना बहुत बड़ी बात है कि एक टीम है जो बिल्डअप में है और वो टीम जो जीत गई है, तो ये बड़ी क्रेडिट की बात है उनकी कि वो पाकिस्तान से एक मैच जीती हैं। और अभी भी देखिए ना, एक्साइटमेंट यही है कि हाउ दे परफॉर्म, कि वो किस में परफॉर्म करते हैं। बॉलिंग लाइन भी इनकी कोई बुरी नहीं है, और इन्होंने क्योंकि वो रविंद्रा वगैरह स्पिनर अच्छे डाले हुए हैं, तो इनका मेरा ख्याल है कंटेस्ट अच्छा है, और उन्होंने देखे लड़कों को चांस दिया है। हालांकि आप बीच में जाकर देखेंगे कि उन्होंने मिल्नी को या एश सूदी को भी ड्रॉप क्या कह रहे हैं, रेस्ट करा दिया था। उनकी उनकी असल में क्रिकेट ही और तरह की, वो लड़कों को चांस देते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर उनको स्टैब्लिश करते हैं और फिर टीम बनाते हैं। हालांकि उनके काफी सारे लड़के आईपीएल में गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टूर भी किया और एक फाइटिंग क्रिकेट दी है। T20 में ही नहीं, मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी सी चेंजिंग के बाद उनकी जो वनडे की टीम है वो भी बड़ी अच्छी है। दे आर गिविंग चांसेस के पाकिस्तान में आके न्यूजीलैंड के एटमॉस्फेयर और वो वाली क्रिकेट को छोड़ के सब कॉन्टिनेंट की इस तरह की क्रिकेट और पिचों पे आके खेलना बड़ा अच्छा था। गिवन ये भी एक बात अपनी जगह पे है कि लाहौर की पिचें बहुत अच्छी थी, बॉल बड़ा पूरी तरह बल्ले पे आ रहा था, राइज कर रहा था और क्विक भी कर रहा था। एक आध में थोड़ा सा रुका है बॉल, लेकिन ओवरऑल जो पिचेस का बिहेवियर था वो बड़ा ही इनकरेजिंग था और इंग्लिश एटमॉस्फेयर की तरह था। तो इस तरह की अगर पिचें बनेगी, एक अच्छी इंटरटेनिंग और क्वालिटी की क्रिकेट होगी, तो जाहिर है कि फैन भी इंजॉय करेंगे और रियली फैन इंजॉय। सारे पाकिस्तान से रिपोर्ट्स अच्छी हैं। पिंडी की पिच तरह आपको पता है कि जरा थोड़ी सी मतलब डाउन द लाइन है कि भाई इस तरह की नहीं है, लाहौर की है जो उसमें मेहनत की गई थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा थी, मैचेस ज्यादा हुए थे पीएसएल के, और फिर टाइम भी कम मिला था। इस तरह कराची में भी आप देखें, कराची में भी बहुत ट्रैफिक था, उसका स्क्वायर भी जो है वो सारा उड़ा हुआ है, और वहां पे भी मतलब है कि स्पिन ही ज्यादातर होगा, स्लो मेरा ख्याल होगी। मगर लाहौर ने बड़ा इंप्रेसिव किया। लाहौर ने एक चीज की
पिचें बड़ी अच्छी हैं, मैच क्वालिटी के हुए हैं। और दूसरी चीज ये हुई है कि लाहौर इज ऑलवेज फुल हाउस। जितने मैच हुए हैं PSL के और अभी तक वो सारे के सारे फुल रहे। पिंडी में भी बहुत अच्छा इंप्रेसिव था, कराची में जरा कम था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि न्यूजीलैंड की ये साइड नहीं है, इसमें नए लड़के हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि वो अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलेंगे अगेंस्ट द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। यानी पाकिस्तान की जो टीम है ये ना सिर्फ पूरी है बल्कि ये बेस्ट स्क्वाड है T20 का दुनिया में। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा है उनके लिए। सर लास्टली मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि विकेट की सर जहाँ तक आपने बात की, क्योंकि मैं लकीली आपको सर मिलने का मौका भी मिला जाए लाहौर में, लेकिन अगर मैं विकेट्स की बात करूँ तो सर आप बहुत ज़्यादा विकेट्स पे काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सर, खास करके चाहे वो पिंडी की विकेट है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की अपना सॉरी जो लाहौर की हमारी विकेट है, कराची के टेस्ट सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं। लेकिन शेख साहब जो विकेट्स हैं, क्योंकि इसके बाद शायद हमारा काफ़ी लंबा जो सा वो रेस्ट पीरियड है कि इंटरनेशनल क्रिकेट शायद पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, तो विकेट्स के ऊपर सर कुछ डेवलपमेंट पे कुछ अपडेट कीजिएगा प्लीज। हाँ, ये बात देखें, ये पूरा एक मैकेनिज्म बनने लगा है। ये अब जाहिर है कि छुट्टियां खत्म हुई है तो दौर जा रहे हैं वहाँ। शायद डिस्ट्रॉक्शन है शायद बीच के अंदर, अगर कल साहब मैं बात करूँ शेख साहब, क्योंकि डिस्ट्रॉक्शन शायद लाइन के अंदर विकेट्स के ऊपर मैंने, क्योंकि मुझे मौका भी मिला कदाफी स्टेडियम में जब शेख साहब को मिलने, वहां पर विकेट्स मैंने देखी थी, खुद अपना लकीली वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इस पर फोकस रह के काम कर रहे हैं कि यार जो विकेट्स हैं वो पाकिस्तान, जो कि बार बार सर बात आपको उधर डिबेट की जाती थी कि जिसको ये मिल गया, माइनस पॉइंट मिल गया, या प्लेयर्स हमारे तैयार नहीं होते, यहां तक कि सर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके अंदर ड्यूक बॉल को इस दफा यूज किया जा रहा है, बहुत सारे अपना चेंजेस लेके आ रहे हैं सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे खास करके ग्रास रूट लेवल क्रिकेटर्स के लिए? देखिए ओवैस, अगर इस पे आप एक सिस्टमेटिकली काम करते रहे, कंटिन्यूस काम करते रहे, तो आप, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की आप वेदर बात कर रहे हैं, मेलबर्न की, पर्थ की, सिडनी की, हर एक पिचेस की एक ट्रेडिशंस है। लोग कहते हैं देयर आर फ्लायर्स ऑन पर्थ पिचेस, देयर आर वेरी फास्ट पिचेस ऑन इन ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कि राइजिंग डिलीवरीज आती हैं, एक ट्रेडिशन बन जाती है, उनकी एक मैं समझता हूँ मार्क बन जाता है कि जी यहाँ की इस ग्राउंड की, इस पर्टिकुलर स्टेडियम की पिचेस इस तरह बिहेव करेंगी। पाकिस्तान में भी ज़रूरी है कि इस ट्रेडिशन को कायम रखें। अगर इस पर आप जिस तरह ये काम हो रहा है, कंटिन्यूसली काम होता रहा है, और ये एक चीज़ हॉलमार्क बन जाए कि जी रावलपिंडी की पिच जो है वो T20 के लिए ऐसी पिच है जहाँ पे कि क्राउड के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्राउड एंजॉय करता है, सिक्सेस भी होते हैं, फोर्स भी होते हैं, और साथ ही साथ ये भी होता है कि जो बैट्समैन जो है उसको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, जिस तरह के लास्ट PSL के मैचेस आपने देखा। इसी तरह आपकी गद्दाफी स्टेडियम की है या नेशनल स्टेडियम कराची की है, इन सब की एक ट्रेडिशन होनी चाहिए, इन सब की एक सेट प्रोसीजर होना चाहिए, उसके मुताबिक ये बॉलर्स जो है वो अपने आप को प्रिपेयर रखें, बैट्समैन उसको, और सिलेक्शन प्रोसेस भी जो होता है इसके लिए ईजी हो जाता है। सर लास्टली क्योंकि आप क्योंकि सर अंडर 19 के साथ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ भी रहे, मैं शेख साहब से भी सवाल करना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली शायद डिस्ट्रॉक्शन भी लाएंगे क्योंकि स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। सर अगर अंडर 19 की बात करूं, क्योंकि मैं आपसे ऑफेयर भी बहुत दफा बात कर चुका हूं कि जब ऐसा नेट बॉलर पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि मैं यूएई के लिए खेलता रहा हूं, ऐसा नेट बॉलर जब पाकिस्तान टीम के साथ था तो यंग टाइम पे मुझे याद है कि शोएब अख्तर थे वगैरह, उनको देख के, चाहे वो शोएब अख्तर की बात करें, चाहे आप उमर गुल की बात करें, वहाब रियाज ने डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई में किया था मुझे याद है, तो एक चीज़ आती थी दिल में कि यार मैंने इसकी तरह बनना है, क्योंकि जो एक पेस था, पता आपको उसको शोएब भाई का दबदबा बहुत ज़्यादा था। जी जी। अंडर 19 से क्रिकेट की बात करूं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं हमारे, मसला क्या सर इनको काम करते हुए इन यंगस्टर्स के साथ? ठीक है फाइनेंसेस भी आते हैं, बाकी मामला भी, जो कि शायद मैं कहता हूं कुछ हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए इस मामले पे, लेकिन हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी टीम के पीछे दौड़ में रहते हैं, अंडर 19 अंडर 17 के साथ काम क्यों नहीं करते? मैं थोड़ा सा आपको अंडर 19 के लिए एक ही 2-3 मिनट लूंगा। देखिए अंडर 19 एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंडर 19 में जो प्लेयर्स, पहले मैं पाकिस्तान विद इन द टीम की बात करता हूँ, जो प्लेयर्स हैं आपस में खेलते हैं, जब आगे प्रोग्रेस होती है वहाँ से उनकी डायरेक्ट एंट्री होती है, कभी कभी तो टेस्ट क्रिकेट में भी या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, तो उनका एक दोस्ती बन जाती है, एक जान पहचान बन जाती है। अब मालूम होता है कि जी से फॉर एग्जांपल इमाद वसीम है, उसको पता है जी उसका इंडिपट जो है वो अंदर आएगा, बैट एंड पैड पे शॉर्ट लेग पे एक फील्डर रखना ज़रूरी होता है। इस किस्म की चीज़ें इनकी आपस में डेवलप हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और यही चीज़ आगे इन लोगों के साथ चलती रहती है, टू द एक्सटेंट कि जी अब बाबर आजम हो गया या इवन ये इमाद वसीम, ये लोग वो क्रिकेटर्स हैं जो कि विराट कोहली के साथ भी
ये खेल चुके हैं। अब जब इनकी मुलाकातें होती हैं तो ये बात ज़रूर होती है जी, हमने वहाँ अंडर 19 खेला था, आप ये करते थे, मैं ये करता था फिजिकली। तो एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे अंडरस्टैंड करना और एक दूसरे से compete करना, दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द अंडर 19 ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर इट इज साउथ अफ्रीका, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज इंग्लैंड। सो एक तरह की सर्किल है अंडर 19 का, जिसमें कि प्लेयर्स डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं और वहाँ से कुक जब स्टफ बनता है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में चला जाता है जी। देखिए सर, मैंने वही सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं शायद स्कूल क्रिकेट पे भी हमें करना चाहिए फोकस, जो कि खत्म हो चुका है। अंडर 19 प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात करें, एक अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने वापस रीइंस्टेन किए हैं जो अंडर 19 के टूर्स थे, आपको पता है सर खत्म हो चुके हुए थे। और सबसे अच्छी चीज सर जो मुझे अंडर 19 टूर की ये लग रही थी कि उसमें एक 4-डे मैच है, जो कि हम बार बार करते हैं कि जब आप, जैसे हम बात आज कर रहे हैं कि एहसानुल्लाह चाहे जमान खान है कि जी वनडे के लिए वो सूटेड है, नहीं सूटेड, लेकिन जब तक आप लॉन्ग स्पेल्स नहीं खेलोगे, जब तक आप पूरी रिदम के साथ आप बॉलिंग नहीं करवाओगे, दैट मींस यू आर नॉट मैच फिट। तो ये सर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो कि 4-डे मैच एक रखा गया ओवन के लिए। बिल्कुल। देखिए अंडर 19 की प्लानिंग इस तरह होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा खर्चा होता है बिकॉज इसके रिटर्न नहीं होते हैं, इसकी स्पॉन्सरशिप बहुत कम होती है। लेकिन जब जो कुछ भी क्रिकेट बोर्ड से होते हैं वो अपनी पॉकेट से खर्च करके इसको स्पॉन्सर करते हैं या इसको फाइनेंस करते हैं। तो इन मैचेस में तो ये चीज़ सामने रख के आपने प्लेयरों को एक प्लान के साथ डेवलप करना होता है। और उसके बाद ये आपने ये स्पॉट भी, फॉर एग्जांपल एक स्टेज था अभी फ्यू इयर्स बैक कि पाकिस्तान में राइट आर्म ऑफ स्पिनर कोई नजर नहीं आता था। तो उस वक्त ये हर एक की थिंकिंग ये थी कि जी हर टीम में एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर जरूर खिलाएं सो दैट कि इनका कंपटीशन बने। और पाकिस्तान को जो जरूरत है राइट आर्म ऑफ स्पिनर की नेशनल टीम, वो 2 या 3 बंदे ऐसे जो प्लेयर ऐसे निकल आए जिनको आपस में कम्पीट करा के फाइनली एक को खिला सके। तो इस किस्म की जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो जरूर होनी चाहिए। जब आप जिस तरह कहते हैं जी मैंने भी अंडर 19 के लिए बहुत रिपोर्ट्स लिखी हैं एंड समटाइम आई यूज्ड टू राइट इवन पेजेस और 2 पेजेस ऑन वन प्लेयर टू जस्ट टू से कि जी इसमें कितना टैलेंट है, कितनी इसकी फिजिकल फिटनेस है, क्या इसका फैमिली बैकग्राउंड है, फ्यूचर के इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं जी। सर वही चीज ना सर, क्योंकि आप वर्किंग करते हो एक प्लेयर के ऊपर, आपको पता होता है कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ पर मैं सर ये चीज अपना कह रहा हूं कि जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि अंडर 19 का टूर आ रहा है, मैं इसलिए उस पर बात करना चाह रहा हूं। बांग्लादेश का हमारा टूर इंपॉर्टेंट टूर है क्योंकि आपके फ्यूचर क्रिकेटर्स यहां से निकलते हैं। लेकिन सर अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा एक और भी मसला है कि चाहे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करें, लड़के टूर करके आते हैं लेकिन जब वापस आते हैं वो आपको नजर नहीं आते फ्यूचर क्रिकेट के लिए। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो लड़का टॉप परफॉर्मर होता है उसको कहीं ना कहीं आप लिस्ट करते हो पाकिस्तानी में, या उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रख के आप ग्रूम करते हो पाकिस्तान टीम के लिए। एक टूर करवा के लड़का परफॉर्म करता है, उसके बाद वो नजर नहीं आता। कहां नजर आता है? जब मैं इंग्लैंड में हम क्लब खेलते थे वहां जी वो खेल रहा है, क्या किया है जी, मैं 3 अंडर 19 के मैचेस खेला हूं, परफॉर्मेंस आपके सामने चांस नहीं दिया गया, मैं यहां पर आके खेल रहा हूं। तो कुछ सर क्राइटेरिया हमें इस चीज पे बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बनाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में अगर वो लड़का नहीं खेल पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, तो ये इसका कसूर नहीं है, कसूर सिस्टम का है या उन अथॉरिटीज़ का है जो कि इसके लिए एक लेआउट प्लान जो ऑलरेडी रखती नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें आपकी रिपोर्ट ऐसी है कि वो लड़का आगे जा सकता है, पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो कोई वजह नहीं उसको आप अपने उसमें ग्रुप में रखें जिस पे कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको मैच्योर करना है और उसको आगे लेके पाकिस्तान टीम में आना है। सो लास्टली जैसे मैंने क्योंकि इंट्रो में भी कहा, बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सब लोग उनके बारे में तारीफ भी करते हैं, सब अपने एक्स क्रिकेटर्स भी उनके बारे में बोलते हैं। और क्योंकि एक बड़ा अच्छा सर इनिशिएटिव था, कह सकते हैं कि ईद के स्पेशली जो आपका आबाई इलाका होता है जहां पर आपके आबाओ जदाद अपना बिलोंग करते हैं, उन्होंने सर वहां पर ईद स्पेंड की है। मैं पिक्चर्स में भी देख रहा था, लोग जो उनसे बड़ा घुल मिल गए थे उनसे, जो यंगस्टर्स हैं खास करके, उनको पता है कि ऐसा आइडल उनको आजकल लेते हैं, चाहे अंडर 19 क्रिकेटर्स की बात करें चाहे गली क्रिकेटर्स की बात करें। लेकिन सर एक शेख साहब ने भी एक बात की ना कि रेस्ट मिला लड़कों को, वो घर गए हैं, प्रैक्टिस सेशन नहीं हो सका। लेकिन सर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकली, क्योंकि हम टीम्स के साथ अपना जब टाइम गुजारते हैं तो साइकोलॉजिकली मैं देखता हूं कि उनकी बॉडी पे चाहे साइकोलॉजिकली बात करें, उनका बड़ा एक रेस्ट मिलता है, यहां पर एक कमबैक स्ट्रांग होता है लड़के का। बिल्कुल सही कहा आपने। खासकर बाबर आजम जो इतने बिजी क्रिकेटर हैं, तीनों फॉर्मेट्स में आपको लीड करते हैं, रन्स देखे थे। और मैं समझता हूँ कि अभी तो बाबर आजम इज हाफ वे डाउन द कैरियर, इन्होंने अभी बहुत कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ करके देखना है। थोड़ी सी इनकी एक बैटिंग की मैं बात कर लूँ कि जो इनको देखने का मज़ा क्यों आता है, इनकी शेयर टाइमिंग से मज़ा क्यों आता है कि इनकी परफेक्ट जो होती है ना फुटवर्क होता है उसमें, और साथ ही खास उनके पास जितने रिकॉर्ड्स हैं। फिर इज ए कूल हेडेड यंग जेंटलमैन जो कि अपनी
एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहना चाहता है और रहता भी है। अब हाँ, जहाँ तक रूट्स का ताल्लुक है, यस, ये तो एक मानवीय चीज़ है कि जी अगर आप यहाँ से अब्रॉड भी जाके सेटल हो जाएं, लेकिन व्हेन यू कम बैक टू योर कंट्री यू मस्ट गो टू द प्लेसेस वेयर यू कम फ्रॉम, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली टाइम सर ओवर हो चुका है। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, पीटीवी स्पोर्ट्स पे देखते रहिएगा। और देखने वाली बात है कि पाकिस्तान आज क्या टीम खिलाती है और कौन सी टीम आज मैच जीतने में कामयाब होती है। मुझे और मेरी टीम को तब तक इजाजत दें। एडवांस ईद मुबारक आप लोगों को फिर से। अल्लाह हाफिज़।